So a very good evening to all of you. So today's session is very important because in this we will discuss the important formulas. I will provide you a chart with different formulas which can be asked in your GATE examination, that is for biotechnology. So you have to mention all the formula in your formula sheet or your notes and do revise it on a regular basis. So I will firstly let you know the formulas and then I will let you solve some questions so that you will be able to use that particular formula in a new question if it is asked in your examination. So let's start. So firstly, we will see the formula from the microbial growth kinetics. So from microbial growth kinetics, you can see the first formula is exponential growth. So exponential growth क्या होता है? And exponential growth तो हमने देखा है जब logarithmic growth को बोलते हैं, जब बैक्टीरिया नए मीडिया में अडेप्ट हो जाता है, तब वो क्या होता है? बहुत रैपिडली डिवाइड होता है. So that phase is known as exponential phase or exponential growth. So the formula is x is equals to x naught e to the power mu into t. ये फॉर्मूला है where x नॉट क्या है? इनिशियल बायोमास. कभी भी किसी फॉर्मूला में अगर इनिशियल और फाइनल शो करना होता है, सो व्हाट वी यूज टू डू, हम नॉट लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं, तो वो क्या शो करता है? इट इज द इनिशियल वन. जैसे हम अपने फिजिक्स में u और v से वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते थे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. लाइक द वे वी यूज नॉट, तो x नॉट क्या बताएगा? इट इज द इनिशियल बायोमास. यानी जब भी हमने स्टार्ट किया है अपना फर्मेंटेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, तो इनिशियल बायोमास कितना है वो रिप्रेजेंट होगा x नॉट से. एंड म्यू इज, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस म्यू. हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रीवियस सेशन में. म्यू इज नथिंग बट द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट और उसका यूनिट क्या होता है? पर आवर. एंड टी इज नॉर्मल द टाइम. सो फॉर्मूला क्या होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ई टू द पावर म्यू इंटू टी. ये फॉर्मूला होता है. तो इसको नोट डाउन करके रख लो, ये हमेशा पूछा जाएगा एग्जाम में. नाउ स्पेसिफिक ग्रोथ रेट. स्पेसिफिक ग्रोथ रेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला है. अगर आप CSIR की बात करें या फिर गेट के ही क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं. डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन आया है. सो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जिसे एब्रीविएट करते हैं हम SGR. SGR is specific growth rate which measures the increase in biomass. बायोमास का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बायोमास का मतलब होता है माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स में बायोमास इज इक्वल्स टू सेल पॉपुलेशन. कितना सेल इंक्रीज हुआ है उसे टेक्निकल हम टर्म दे देते हैं बायोमास. अगर हमें बोलना है कि टाइम t0 पे कितना बायोमास था, टाइम t इज इक्वल्स टू t1 या सम एट वॉट एवर टाइम लाइक 8 आवर्स बाद, 12 आवर्स बाद कितना क्या है, तब हम कितना बायोमास है, तो हम सेल पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी लेंगे, ओडी लेंगे, तो उसी को बोलते हैं बायोमास. सो SGR क्या बताता है? इट मेजर्स द इंक्रीज इन बायोमास और सेल पॉपुलेशन पर यूनिट ऑफ इनिशियल बायोमास. यानी कि मैं क्या कह रही हूँ? बायोमास या फिर सेल पॉपुलेशन कितना चेंज हुआ है पर यूनिट टाइम. यहाँ पे डायरेक्टली टाइम लिख देते हैं, बायोमास पर यूनिट टाइम. लेकिन ये किसका फंक्शन होता है? अब इसको क्या लिखोगे? बायोमास x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये लिख सकते हो. बिकॉज बायोमास क्या होगा? इनिशियली कुछ होगा एंड थोड़े टाइम के बाद कुछ और होगा. तो हम क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल बायोमास अपॉन टाइम भी वैसे ही होगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. तो ये होगा स्पेसिफिक ग्रोथ रेट. यानी कि स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ये बताता है कि सेल बायोमास में कितना चेंजेस आया है आफ्टर अ टाइम पीरियड. तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से. तो म्यू इज इक्वल्स टू dx बाई dt, 1/x इंटू dx बाई dt. ये फॉर्मूला होता है किसका? स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का.
इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैंने पहले की क्लास में सॉल्व करवाया है, उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। मैक्सिमम म्यू कहाँ देखने को मिलेगा? म्यू मैक्स कब सबसे ज़्यादा होता है? म्यू मैक्स सबसे ज़्यादा होता है लॉग फेज में, ठीक है। म्यू मैक्स सबसे ज़्यादा होगा लॉग फेज में, और लैग फेज में जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इन लैग फेज विल बी ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, जीरो के आसपास होगा, क्योंकि सेल्स तो वहां पे एडजस्ट हो रही हैं। और स्टेशनरी फेज में भी क्या होगा? जीरो होगा। डेथ फेज में क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि वहां सेल्स डाई, बायोमास डिक्लाइन होने लगता है, तो क्या होगा? वो भी जीरो होगा। तो ये जितना भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, यू नीड टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। जब भी मैं फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि बस मुझे फॉर्मूला बताना है, उस फॉर्मूले के पीछे का कॉन्सेप्ट बताना है, सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अब उसके बाद आता है डबलिंग टाइम। डबलिंग टाइम क्या होता है? डबलिंग टाइम इज अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर द बैक्टीरिया। सो डबलिंग टाइम ये होता है, डबलिंग टाइम को हम क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम भी बोलते हैं, जनरेशन टाइम। सो इट इज द टाइम taken by the bacterial population to double in number through binary fission. We know that bacteria divides by binary fission. So एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया होने में कितना टाइम लगेगा, that time period is known as the generation time or the doubling time. So generation time या doubling time, TD मतलब doubling time is this one. This formula is for कैलकुलेटिंग द डबलिंग टाइम ऑफ अ बैक्टीरिया। यानी अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट दे दे और पूछे, तो आप कैसे बोलोगे उसको? जो फॉर्मूला है उसके थ्रू आप कैलकुलेट करोगे, यानी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 अपॉन म्यू। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डबलिंग टाइम ऑफ अ बैक्टीरिया। अब इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन में अगर आएगा कि स्पेसिफिक ग्रोथ रेट बैक्टीरिया का इतना है, so calculate the doubling time of the bacteria. So you will put this formula, natural logarithm of 2 अपॉन म्यू, जितना भी क्वेश्चन में दिया होगा वो, तो जिससे आपका कैलकुलेट हो जाएगा डबलिंग टाइम या फिर जनरेशन टाइम। So this formula is important. Now the next one is monod equation for substrate limited growth. यानी यहाँ पे substrate क्या है? लिमिटेड है, एक्सेस में नहीं है। So mu is equals to mu max S अपॉन KS प्लस S। ये फॉर्मूला होता है मोनोड इक्वेशन का। मैंने अपने शॉर्ट्स के कई सारे क्वेश्चन में इस फॉर्मूला को, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं। सो मेरी ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, आप उसको देख सकते हैं। सो ये क्या है? ये मोनोड इक्वेशन है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? एस। एस हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। KS क्या है? हाफ सैचुरेशन कांस्टेंट। सो आपको पता होगा कि जो एंजाइम काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, सो वो, उसका फॉर्मूला भी इसी से मिलता जुलता है। अगर आपको थोड़ा भी ध्यान होगा तो माइकलिस मेंटन का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो जैसे उसमें क्या होता है? V इज इक्वल्स टू वी मैक्स सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बाई माइकलिस मेंटन कांस्टेंट प्लस सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये वाला फॉर्मूला और ये जो मैंने अभी लिखा है वो फॉर्मूला तो सिमिलर है। सो इट इज द सेम फॉर्मूला ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स विच वी यूज इन द मोनोड इक्वेशन। इट इज जस्ट कि मोनोड इक्वेशन में वी यूज इट फॉर द बैक्टीरिया, फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए हम यूज करते हैं। सो म्यू क्या है? स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, और ये मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है। एस क्या है? एस इज दी सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। के एस इज व्हाट? हाफ सैचुरेशन कांस्टेंट। सो ये अगेन एक फॉर्मूला है। इसके अलावा ये फॉर्मूला है 100% श्योर, इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी मोनोड इक्वेशन हो, एंजाइम बायोकेमिस्ट्री का अगर पोर्शन देखें, ये तो बायोप्रोसेस का फॉर्मूला हुआ, बायोप्रोसेस से रिलेटेड। माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। But if the question come from the biochemistry part, so biochemistry से क्या आएगा? enzyme kinetics का पार्ट आपको पूछा जाएगा। तो अगर आपको enzyme kinetics का पार्ट पूछा जा रहा है, so it means what? कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो अगर आप एंजाइम काइनेटिक्स का फॉर्मूला याद रख रहे हैं, तो ये मोनोड इक्वेशन भी आपको याद ही होगा। मतलब दोनों तो एक ही हैं, बस सिंबल्स अलग यूज हो रहे हैं। यहाँ पे Km की जगह
म्यू मैक्स यूज हो रहा है, 1 म्यू मैक्स, तो इस तरह से हमको निकालना होता है। नाउ यील्ड कोफिशिएंट, यील्ड कोफिशिएंट क्या होता है? यील्ड कोफिशिएंट भी आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा पूछता है बायोप्रोसेस में। सो एज द नेम सजेस्ट व्हाट इट इज, यील्ड कोफिशिएंट का मतलब होता है कि अ रेशियो विच क्वांटिफाइज द इफिशिएंसी ऑफ कन्वर्टिंग अ सबस्ट्रेट इनटू अ डिजायर्ड प्रोडक्ट। यानी हमको पता है कि सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। फॉर सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं दूं, वी मिक्स टी, शुगर एंड टी लीव्स, शुगर, मिल्क, वाटर टू मेक व्हाट प्रोडक्ट? टू मेक टी। तो सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या होगा? शुगर, मिल्क, टी लीव्स, ये सारे हमारे सबस्ट्रेट होंगे। what will be our final product? Our final product will be tea. So what this yield coefficient calculates or provides? So yield coefficient provides the एक्चुअल रेशियो विच क्वांटिफाइज द इफिशियंसी, यानी इफिशियंसी कितनी है कि वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में, डिजायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सो इट इज वेरी कॉमनली एक्सप्रेस्ड factor in bioprocess engineering. So it is the mass of product formed per unit mass of the substrate consumed. यानी आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो S क्या है? S मोस्ट ऑफ द टाइम माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स में सबस्ट्रेट को बताएगा। सो यहाँ पे लिखा है y x by s क्या है? क्या पता चल रहा है x by s से? यानी y जो है वो यील्ड कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। x क्या है यहाँ पे? x इज द प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन एंड s क्या है? s इज द सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन। सो यहाँ पे डेल क्यों लग गया है? डेल लगता है मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। कभी भी किसी चीज के सामने dt लिखते हैं, dv लिखते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? t2 माइनस t1, v2 माइनस v1 या v2 माइनस u, v माइनस u, ये। तो ठीक वैसे ही डेल x लिखा है मतलब x2 माइनस x1, s2 माइनस s1। यानी ये बताएगा कि कितना सबस्ट्रेट कंज्यूम हुआ है उस प्रोडक्ट को बनाने में। सो दिस इज द यील्ड कोफिशिएंट। अब इसका यूनिट क्या होना चाहिए? ग्राम बायोमास पर ग्राम ऑफ सबस्ट्रेट। यूनिट क्या होगा इसका? ग्राम बायोमास, यानी कितना हमें बायोमास मिला है अपॉन क्या होगा? जितना हम यूज कर रहे हैं, यानी कि क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? सबस्ट्रेट, पर ग्राम ऑफ सबस्ट्रेट। सो दिस विल बी दी यूनिट, यानी कि ये हमेशा कैलकुलेट होता है कि कितना सबस्ट्रेट हमारा यूज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो इट इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट मास ऑफ द सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड। सीधी सी बात है, जितना प्रोडक्ट बना, और वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? सबस्ट्रेट का यूटिलाइजेशन होके, तो ग्राम बायोमास पर ग्राम ऑफ सबस्ट्रेट। ये ऑब्लिक नहीं है ना, मतलब ये नहीं है, ग्राम बायोमास पर ग्राम ऑफ सबस्ट्रेट, ये फॉर्मूला होता है। सो इस स्लाइड में मैंने जितने भी फॉर्मूलाज बताए हैं, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी से भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सो यहाँ पे फॉर्मूला बताया है मैंने, क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो बायोरिएक्टर ऑपरेशन से है। बायोरिएक्टर ऑपरेशन में सबसे पहले आता है बैच रिएक्टर मास बैलेंस। तो ये सारे फॉर्मूलाज भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, एक ना एक क्वेश्चन तो मिलता ही है। अब मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा कि अगर नहीं जानते हो, वो पढ़े ही नहीं हो, तो उसको अटेम्प्ट करके नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये जो फॉर्मूला है बैच रिएक्टर मास बैलेंस, ये क्या होता है? ये हमारे पास बैच रिएक्टर होते हैं, कंटिन्यूअस रिएक्टर होते हैं। सो बैच रिएक्टर मास बैलेंस इज अ क्लोज्ड सिस्टम। यहाँ पे क्या क्या जोड़ जोड़ के पढ़ो। बैच है मतलब क्लोज्ड होगा, पहले की क्लासेस में भी बताया है। बैच सिस्टम क्या होता है? क्लोज्ड होता है। कंटिन्यूअस क्या होता है? ओपन होता है। बैच मतलब बिगिनिंग में ही जो सबस्ट्रेट दे दिया, इन बिटवीन ना प्रोडक्ट हार्वेस्ट करेंगे ना ही फ्रेश मीडियम डालेंगे, तो इट इज अ क्लोज्ड वन। जब फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गया उससे पहले सब डाल दिया, फर्मेंटेशन एंड होगा तब प्रोडक्ट निकलेगा, इन बिटवीन का कोई हिसाब नहीं। सो इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम विथ नो इनफ्लो और आउटफ्लो, यानी क्लोज्ड में नो इनफ्लो नो
आउटफ्लो, कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होगा इन बिटवीन। सो इसे हम कहते हैं बैच कल्चर। So it simplifies to an equation where the rate of accumulation of a component is equal to its net rate of formation or consumption within the reactor. समझ में नहीं आया होगा, बता रही हूँ। बैच रिएक्टर मास बैलेंस का क्या, बैलेंस मतलब क्या होता है? बैलेंस मतलब जैसे मान लो कि मैंने आपसे कुछ कैश लिया, 100 रुपीज कैश लिया एक दिन पहले या कुछ टाइम पहले, उसके बाद फिर आप मेरे साथ कहीं आए तो हम लोग साथ में, आपका कुछ कहीं पे मुझे पे करना था तो मैंने 40 पे कर दिया, उसके बाद फिर मैंने कहीं और 60 रुपीज़ आपके लिए दे दिए, तो क्या हो गया, 100 जो कैश मैंने आपसे लिया था, फिर मैंने किसी ना किसी वे पे आपको 100 लौटा दिया, तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया ना, मेरे पास कोई आपका डेट नहीं है, मतलब 1 रुपये भी मेरे पास आपका नहीं है, मैंने रिटर्न कर दिया। तो इसे कहते हैं मास बैलेंस। यानी बैच रिएक्टर में क्या होगा, जो भी एक्यूमुलेशन होगा कंपोनेंट का या प्रोडक्ट का आप बोल सकते हो, सो द एक्यूमुलेशन ऑफ द कंपोनेंट जो होगा वो इक्वल होगा किसके, रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर कंजम्पशन विद इन द रिएक्टर। यानी जितना कंज्यूम होगा सबस्ट्रेट वो उतना ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, dx by dt इज इक्वल्स टू म्यू एक्स। ये फॉर्मूला होता है मास बैलेंस का। एक मिनट, यानी कि dx by dt इज इक्वल्स टू म्यू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि जितना आपका क्या कंज्यूम होगा, जितना आपका कंजम्पशन होगा रिएक्टर में, वो उतना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस फॉर्मूला को और भी सिंपल कर दिया गया है, ds बाई डी टी इज इक्वल्स टू -1 बाई वाई इंटू म्यू एक्स। यानी कि जितना x बाई एस मैंने बताया था, सबस्ट्रेट का कंजम्पशन अपॉन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, तो ये x क्या है, प्रोडक्ट है, s क्या है, सबस्ट्रेट है, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। सो ये क्वेश्चन से, इस फॉर्मूला से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ना। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस स्टर्ड टैंक रिएक्टर कीमोस्टैट। इस वाले क्वेश्चन को तो मैंने डीबीटी में भी करवाया था, ये हमेशा आता है। डाइल्यूशन रेट क्या होता है, फ्लो रेट अपॉन रिएक्टर वॉल्यूम। क्योंकि हमें पता है कि जो कंटिन्यूअस स्टर्ड टैंक रिएक्टर्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इन बिटवीन भी चीज़ें निकालते हैं और फ्रेश मीडियम डाला। मैंने बताया था कीमोस्टैट क्यों बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्टर्ड टैंक रिएक्टर कीमोस्टैट इज स्टेडी स्टेट हम बोल रहे थे। स्टेडी स्टेट क्या होता है, मतलब जितना आप 1 लीटर अगर प्रोडक्ट निकाल रहे हो, मीडियम इसमें से निकाल रहे हो फर्मेंटेशन के इन बिटवीन, तो 1 लीटर फ्रेश मीडियम डाल दोगे, तो इस तरह से ये क्या होगा, ये कीमोस्टैट हो गया, मतलब स्टेडी स्टेट है, ना कम ना ज़्यादा, इक्वली आप निकाल रहे हो और फीड भी कर रहे हो। सो कीमोस्टैट में डाइल्यूशन रेट क्या होगा, फ्लो रेट अपॉन दी वॉल्यूम। और ये जो मैंने 3-4 दिन के क्लासेस में ये वाला फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन कराया है, एट स्टेडी स्टेट ग्रोथ स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू डाइल्यूशन रेट। यानी जितना आप डाइल्यूट करोगे उतना आपका क्या होगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सो ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया है, ये d इज इक्वल्स टू एफ बाई वी पे भी क्वेश्चन आया है, ये 100% श्योर है। ये थियोरेटिकली पूछा जाता है, फॉर्मूला वाइज भी पूछ लिया जाता है, थियोरेटिकली भी पूछा जाता है वर्ड्स में। उसके अलावा आता है सेल मास बैलेंस। सेल मास बैलेंस मतलब कितना बच गया है कंटिन्यूअस में, क्योंकि कंटिन्यूअस में तो यहाँ पे देखो, कंटिन्यूअस में क्या होता है, हम डाल रहे निकाल रहे डाल रहे निकाल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा स्टेडी स्टेट हो, जितना हम निकाल रहे हैं उतना ही डाल भी रहे हैं, ये ज़रूरी तो नहीं है यही कंडीशन हमेशा हो। तो जब इम्बैलेंस स्टेट आता है कंटिन्यूअस कल्चर में, तो क्या होता है, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू म्यू माइनस डी इंटू एक्स, ये फॉर्मूला हो जाता है। यानी कि हमें डाइल्यूशन जो हमने किया है उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है और फिर उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है द रेट, द अमाउंट ऑफ बायोमास फॉर्म। एक्स क्या है, बायोमास रिप्रेजेंट करता है। सो dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू म्यू माइनस डी इंटू
एक्स। तो ये क्या है, बायोरिएक्टर ऑपरेशन में ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो पहले के क्वेश्चंस में बहुत पूछा गया है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सारे ही फॉर्मूलाज मैं लिख के एक जगह करती हूँ। नाउ सी, ये कैसा लग रहा है ये फॉर्मूला मिलता जुलता है किसके, मोनोड इक्वेशन से। मोनोड इक्वेशन का एक ना एक न्यूमेरिकल तो आप मेरे से अभी लिख के ले लो, 100% श्योर है कि आएगा, नॉट 4 क्योंकि गेट में 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स में आएगा ही आएगा। अगर मोनोड इक्वेशन नहीं आया तो क्या आएगा, एंजाइम काइनेटिक्स का जो फॉर्मूला बताया था मैंने केएम वाला वो आएगा, बट एक ना एक न्यूमेरिकल इस टाइप का जरूर आएगा। नाउ सी, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन अ कीमोस्टैट washout occurs when the dilution rate D exceed the maximum specific growth rate, that is mu max. According to monod kinetics, the critical dilution rate, that is represented by D crit, at which washout begins is. क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले गिवन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन समझाऊंगी क्या दिया है। सो क्वेश्चन में दिया है म्यू मैक्स इज इक्वल्स टू 1 पर आर दिया है, 1 दिया है म्यू मैक्स। केएस कितना दिया है, 0.2 ग्राम पर लीटर। इनिशियल सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10 ग्राम पर लीटर। हमें निकालना क्या है, डी क्रिटिकल निकालना है। डी क्रिटिकल मतलब डाइल्यूशन रेट निकालना है, क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन समझाती हूँ। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है, कीमोस्टैट दिया है। कीमोस्टैट इज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस कल्चर। हमने पढ़ा था कि जो हम फर्मेंटर्स लगाते हैं, रिएक्टर्स लगाते हैं, वो बैच होता है, कंटिन्यूअस होता है, और एक फेड बैच होता है। फेड बैच क्या होता है, इन दोनों का इंटरमीडिएट होता है, ना ही कंप्लीटली पूरा बैच, ना ही कंप्लीटली पूरा कंटिन्यूअस। तो अभी हमें पूछा है कीमोस्टैट, कीमोस्टैट, टर्बिडोस्टैट आर अ पार्ट ऑफ व्हाट, कंटिन्यूअस कल्चर। ये दोनों कंटिन्यूअस कल्चर के पार्ट होते हैं। नाउ क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जो इन अ कीमोस्टैट वॉश आउट अकर्स when the dilution rate exceed the maximum specific growth rate, यानी वॉश आउट होता है कब, जब हमारा जो डाइल्यूशन रेट है, डाइल्यूशन रेट वो क्या होता है, एक्सीड्स द मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, म्यू मैक्स को एक्सीड करता है, यानी क्या होगा, डी बड़ा है तो वॉश आउट होता है। तो अब मोनोड काइनेटिक्स को ध्यान में रखते हुए क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट एट विच वॉश आउट बिगिंस, यानी कि क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट कितना होगा जब वो रिएक्टर का वॉश आउट शुरू हो जाएगा। सो हमें फॉर्मूला में सारी चीज़ें मेंशन की हैं, फॉर्मूला क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि मोनोड काइनेटिक्स, तो हमें मोनोड काइनेटिक्स का फॉर्मूला वी नीड टू नो। सो वी विल राइट दैट डी क्रिटिकल विल बी, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि डी ज़्यादा है तो वॉश आउट हो रहा है, डी किससे ज़्यादा है तो म्यू मैक्स से, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। जैसे ये रिलेशन मैंने लिखा, ये म्यू मैक्स और ये वाला फॉर्मूला एस बाई के एस प्लस एस, तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, फॉर्मूला में पुट करेंगे। म्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। हमारा इनिशियल सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, सी 10 दिया है, 10 रख दिया। सैचुरेशन कांस्टेंट क्या दिया हुआ है हमारा, के एस 0.2 दिया है, 0.2 रख दिया, और यहाँ पे फिर से सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन 10। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10/10.2, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.98। तो 0.98 आया है, सो 0.98 विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस वन 0.980। तो 980, 8 के बाद 0 है तो वो 8 का 8 ही रहेगा, वो 9 नहीं होगा, राउंड ऑफ में नहीं होगा। आपको देखो ये चीज़ भी मुझे बतानी थी कि गेट के एग्जाम में डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखना होता है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट और एक और डिजिट, सिर्फ 1 डिजिट लिखे हुए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। वहाँ पे लिखा भी होता है कि अगर आपको डेसिमल के बाद 3-4 डिजिट मिल रहे हैं तो राउंड ऑफ टू नियरली 2 डिजिट्स, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिख के आओगे, नो मार्क्स विल बी गिवन टू यू, यू नीड टू मेंशन द सेकेंड डिजिट आफ्टर द डेसिमल। सो यहाँ पे अगर आपका 0.980 है तो 0 है, मतलब ये 8-9 नहीं हो सकता, राउंड ऑफ नहीं होगा, तो बस आंसर लिखो। वहाँ पे जो बॉक्स दिया होता है जिसमें ऑप्शंस नहीं होते, वो वाले क्वेश्चन की बात करें, जिसमें ऑप्शन दिया है तब तो अच्छी बात है, यू ओनली हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन ABCD में से। बट अगर आपको टेक्स्ट इंसर्ट करने वाला बॉक्स दिया है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 0.98 लिखोगे आप।
देखो कितने इजीली 2 मार्क्स आप ले सकते हो यहाँ से। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि बस आपको क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। और जनरली जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बायो प्रोसेस से रिलेटेड, उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। हमें डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि हमने वो सेक्शन प्रिपेयर नहीं किया होता है, एंड इट इज़ ऑलवेज वाइज डिसीजन to avoid those question if you are not having knowledge of that particular topic। क्यों अपना टॉपिक टाइम वेस्ट करना है ऐसे टॉपिक में जो आपने पढ़ा ही नहीं है। हाँ, लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है और आपको लगता है कि आप उसे थोड़ा सा एफर्ट से सॉल्व कर सकते तब बिल्कुल दो, लेकिन बाकी जो अपना प्रेशियस टाइम है सारा कुछ यूज करो जो क्वेश्चन आता है उसमें, क्योंकि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। यहाँ पे इजीली आपने मोनोड काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन जो मैं बार बार करवा रही हूँ, देखो जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है हर वे पे मैं उसको करवाती हूँ ताकि आप उसे भूलो ना। ये क्वेश्चन मुझे याद है कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डे में भी इसका डिस्कशन किया है। आज फिफ्थ डे में फिर ये क्वेश्चन बता रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस हैज द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट म्यू इज इक्वल्स टू म्यू मैक्स। ये अभी मैंने यहाँ पे बताया, अगर आपको याद होगा तो मैंने लिखा भी है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कि कब होगा सबसे ज़्यादा होगा लॉग फेज में। मतलब ये म्यू कब सबसे ज़्यादा कब होगा, लॉग फेज में। इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन से फेज में जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ओके, सो क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस हैज द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू म्यू मैक्स। यानी कब स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है जो मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट हो जाएगा। सो दैट इज ओनली पॉसिबल इन द लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। विदाउट एनी डाउट यू हैव टू चूज दिस लॉग एक्सपोनेंशियल फेज। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है ड्यूरिंग द लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज सेल्स आर डिवाइडिंग एट देयर मैक्सिमम पॉसिबल रेट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम जो सेल्स हैं वो अडेप्ट हो चुकी है न्यू एनवायरनमेंट में, सो वो अपने फुल कैपेबिलिटीज से, फुल पोटेंशियल से डिवाइड होंगी एंड देयरफॉर मैक्सिमम ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, ये वाला फॉर्मूला अभी मैंने बताया है नहीं, अभी मैंने ये फॉर्मूला नहीं बताया तो इसको अभी रहने देते हैं, इधर चलते हैं। बायोरिएक्टर ऑपरेशन तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन भी जो होता है हमारे बायो प्रोसेस में, इट हैज़ ऑल्सो सम फॉर्मूलाज, क्योंकि जो स्टरलाइजेशन होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है हमारे माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस में, बिकॉज यू नो माइक्रोबायोलॉजी में स्टरलाइजेशन हैज़ अ वेरी बिग रोल इन बायो प्रोसेस। इसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं, वो सारी चीज़ें आपको जाननी होंगी। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेथ रेट। जितना भी हम बायो प्रोसेस में फॉर्मूला पढ़ते हैं ना वो सारा एक्चुअल में यूज होता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हम थियोरी में पढ़ रहे हैं, नो, ऑल दीज आर रिलेटेड टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट वर्किंग। सारे इंस्ट्रूमेंट का जो वर्किंग है, जो प्रिंसिपल है, उसमें कहीं ना कहीं ये सारे ही जो फॉर्मूला है इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर हम लोग बात करें डेथ रेट की, जो डेथ रेट फॉर्मूला होता है वो पहले के जो गेट पेपर हैं उसमें फ्रीक्वेंटली आया है। यू नीड टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक कि ये जो फॉर्मूला है वो कैसे यूज़ होगा और कैसे आएगा, कैसे हमें उसमें लिखना है, कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करना है न्यूमेरिकल में अगर कुछ आ गया तो। अगर हम लोग बात करें डेथ रेट ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस की, तो डेथ रेट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ये फॉलो करता है, एंड the rate of death is directly proportional to the concentration of the surviving population। हम लोग इसको एक कैसे प्लॉट करते हैं, इसको एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ से प्लॉट करते हैं, जिसे हम कहते भी हैं एक्सपोनेंशियल डीके मॉडल। तो ये जो डेथ रेट है, आपको सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, dn/dt इज इक्वल्स टू नेगेटिव kd, that is डेथ कांस्टेंट इनटू n। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको इससे न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। इसीलिए dn/dt वाला जो फॉर्मूला है उससे क्वेश्चंस पहले भी आए हैं और अभी भी चांसेस हैं
कि आ सकता है. सो यू नीड टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. डेथ रेट वाला जो फॉलो करता है क्या, वो फॉलो करता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. सो केडी क्या है, केडी कांस्टेंट है और dn बाई dt क्या बताता है, हमारा डेथ रेट बताएगा. यानी एक टाइम के बाद में हमारे कितने जो सेल्स हैं वो डेथ फेज में चले गए. सो ये फॉर्मूला और इसके अलावा जो डी वैल्यू है, जो अभी मैंने एक क्वेश्चन दिखाया था डेसिमल रिडक्शन टाइम, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. और इसके अलावा जो है एर्हेनियस इक्वेशन इम्पोर्टेंट है. तो डी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, डी वैल्यू जो है वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, d इज इक्वल्स टू 1/kd नेचुरल लॉगरिदम ऑफ 10. सो अगर हम माइक्रोबायोलॉजी या फिर फूड सेफ्टी वगैरह में, तो डी वैल्यू क्या होता है, डेसिमल रिडक्शन टाइम. डेसिमल रिडक्शन टाइम होता है जो कि क्या होता है, the time required at a specific temperature to kill 90% of a given microorganism population. अब समझ आया डी वैल्यू क्यों स्टरलाइजेशन में यूज हो रहा है, because in sterilization what we do, in sterilization we ensure that the surface or the glassware which we are going to use in our experiment that must be microorganism free. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्री कब होगा, जब वो 100% क्या होगा, स्टरलाइज होगा. सो स्टरलाइजेशन के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, वी कैन डू थ्रू दी ड्राई हीट, ड्राई स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, मॉइस्ट स्टरलाइजेशन कर सकते हैं. मॉइस्ट मतलब स्टीम के थ्रू ऑटोक्लेव कर सकते हैं, मैंने कल के सेशन में क्वेश्चन भी कराया था. सो स्टरलाइजेशन के बहुत सारे टेक्निक्स है. ड्राई मतलब ड्राई स्टरलाइजेशन कब करते हैं, हम अवन में कर देते हैं या इरेडिएशन गामा रेज देके कर देते हैं, तो उसमें कोई भी मॉइस्ट चीज मतलब स्टीम जनरेट नहीं होता, तो उससे भी स्टरलाइजेशन होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट मॉइस्ट स्टीम यू कैन डू थ्रू ऑटोक्लेविंग. तो डी वैल्यू क्या होता है, डी वैल्यू का फुल फॉर्म होता है डेसिमल रिडक्शन टाइम. तो जो डेसिमल रिडक्शन टाइम होता है, इट इज अ टर्म गिवन टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जो कि क्या करेगा, किल कर देगा 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. अब मोर देन 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो हमारा सरफेस है वो स्टेरिलाइज हो गया है. इसीलिए ये फॉर्मूला यूज हो रहा है स्टेरिलाइजेशन वाले हमारे पार्ट में, यानी कि कितना परसेंट हमारा जो सरफेस है दैट इज फुली स्टेरिलाइज्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कौन सा वो टेम्परेचर है जब हमारा जो स्टरलाइजेशन है वो मैक्सिमम अचीव हुआ है. सो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम 1 log रिडक्शन भी कहते हैं, डेसिमल रिडक्शन टाइम या फिर 1 log रिडक्शन, विच विल इंडिकेट the resistance of a particular microbe to a sterilization method. Higher the D value signifies ग्रेटर रेजिस्टेंस, यानी डी वैल्यू जितना ज्यादा बड़ा होगा वो दिखाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी क्या है, वो रेजिस्ट कर रहा है स्टरलाइजेशन. तो डी वैल्यू अगर बड़ा है मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है किसका, बैक्टीरिया का, एंड वाइज वर्सा. अगर डी वैल्यू छोटा है मतलब रेजिस्टेंस भी छोटा है, किसका, बैक्टीरिया रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है टेम्परेचर को. जैसे मान लो कि अगर मैं 90 डिग्री में हीट कर रही हूँ और एक 121 डिग्री में हीट कर रही हूँ, तो 90 डिग्री के केस में डी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा, यानी कि बैक्टीरिया क्या करेगा, रेजिस्ट कर पाएगा स्टरलाइजेशन प्रोसेस को. लेकिन वहीं जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगी तब क्या होगा, ये जो डी वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी मोस्ट ऑफ द जो 90% जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएंगे. तो इस तरह से क्या रखो, ध्यान में रखो कि डी वैल्यू ज़्यादा मतलब कि मोस्टली बैक्टीरिया स्टरलाइज नहीं किल हुए हैं, इट मीन्स प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं हुआ है. सो द डी वैल्यू इज स्पेसिफिक टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द टेम्परेचर एंड द कंडीशन अंडर विच इट इज डिटरमाइंड, यानी हर बैक्टीरिया का अपना एक डी वैल्यू होगा. सो इस पे अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाक से. सी decimal reduction time or D value. The initial microbial count in a culture broth is 10 to the power 8. The initial microbial count in a culture broth is 10 to the power 8. यानी 10 to the power 8 था हमारा microorganism initially, यानी जब भी हमने sterilization start नहीं किया है उस टाइम पे. After heat sterilization for 9 minutes, the count drops to 10 to the power 2.
व्हाट इज द डी वैल्यू? सिंपल सा क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। अब यहाँ पे मेरी बात सुनो ध्यान से कि जो 10 टू द पावर 8 है इनिशियली, फिर कितना हो गया है? 10 टू द पावर 2 हो गया है फाइनल, यानी आफ्टर टाइम t। तो अब आपको निकालना है डी वैल्यू, डेसिमल रिडक्शन टाइम। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला यहाँ पे ये था, अच्छा मैंने फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया। d इज इक्वल्स टू 1/kd इंटू नेचुरल लॉगरिदम ऑफ 10, ये है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? यहाँ पे हमने लिखा log रिडक्शन इज इक्वल्स टू log 10 n0/n। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, यानी log 10 इंटू n0 इज व्हाट? इनिशियल बायोमास, n is what? Initial biomass, and n will be final biomass. So initial 10 to the power 8 था, उसके बाद क्या था हमारा? 10 to the power 2 था, तो सीधा सीधा निकल गया 6। 10 to the power 8 माइनस 10 to the power 2 कितना हो जाएगा? यहीं से पता चल रहा था कि कितना हो जाएगा, 6 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 6 आया, यानी हमारा क्या निकल गया? हमारा log 10 निकल गया हमारा यहाँ पे 6 log रिडक्शन हुआ है। 6 log रिडक्शन मतलब 10 टू द पावर 8 था और 10 टू द पावर 2 हुआ, तो कितना? 10 का पावर 8 माइनस 2, 10 का पावर 6। तो इसको क्या बोल सकते हो? 6 log 10। तो यानी कि 6 log 10, log 10 क्या होता है? 1 होता है, तो 6 log का रिडक्शन हुआ है। सो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 9 मिनट। कैसे आएगा? d is equals to 9/6 is equals to 1.5। सो इस तरह से क्वेश्चन में हमारा सॉल्व होगा कि d वैल्यू क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस बाय 1 log साइकिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.5। सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन में ही दे दिया था, क्या क्या दिया था क्वेश्चन में? फाइनल दिया था 10 टू द पावर 8, इनिशियल दिया था 10 टू द पावर 8, फाइनल दिया था 10 टू द पावर 2 और टाइम दिया था 9 मिनट्स। यानी आपने एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बच्चों बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। आपका कभी भी हम लोग स्टरलाइजेशन करते हैं ना, माइक्रोबायोलॉजी किए होगे लैब में अपने, आप कल्चर्स आप अपने मीडिया में क्या करते हो? स्टरलाइजेशन करते हो। मीडिया ओपन में बनाते हैं हम, तो हो सकता है इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, तो मान लो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है 10 टू द पावर 8, खूब सारे हैं। अब आपने इसको क्या किया? 9 मिनट तक हीट स्टरलाइज किया, हीट दिया मतलब बॉईल कर लिया मानो। उसके बाद क्या हो गया? आपने जब मेजर किया ओडी, तो कितना आया? बहुत कम आया, 10 टू द पावर 2 आया। तो यहीं से पता चल गया कि 10 टू द पावर 8 माइनस 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर 6 हो गया। यानी 6 लॉग का रिडक्शन तो हो ही गया 9 मिनट में। तो सबसे पहले आपको लॉग रिडक्शन निकालना होगा, क्योंकि डी वैल्यू होता है टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस बाय 1 लॉग साइकिल, यानी एक लॉग साइकिल का रिडक्शन होने में, जैसे कि 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 7 भी हो रहा है, तो कितने टाइम में हो रहा है? 10 टू द पावर 7 से 10 टू द पावर 6 भी हो रहा है, तो कितने में हो रहा है? तो उसी को बोलते हैं हम डी वैल्यू। तो लॉग रिडक्शन निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है log 10/n0/n। तो इस तरह से आपने निकाल लिया। अब टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 9 मिनट फॉर 6 लॉग रिडक्शन। 9 क्वेश्चन में दिया है, इधर उधर से कहीं से नहीं आया है। तो d इज इक्वल्स टू 9/6, क्योंकि क्या है यहाँ पे? टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस बाई, तो d यहाँ पे फॉर्मूला लिखो सब लोग, t बाई लॉग रिडक्शन। तो t क्वेश्चन में 9 दिया था, 6 हमने निकाल लिया, तो कितना आएगा? 1.5 मिनट लगा 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 2 आने में। तो समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, फॉर श्योर 100% ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को। अब चलते हैं एर्हेनियस पे। एर्हेनियस इक्वेशन दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस। एर्हेनियस इक्वेशन से भी आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये भी रिलेटेड किससे है? ये भी रिलेटेड है टेम्परेचर से। सो एर्हेनियस इक्वेशन रिलेट्स अ केमिकल रिएक्शन रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है? के is the rate constant, a is what? a is the Arrhenius constant। और उसके अलावा जो ये है, ये रूम R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। और इसका फॉर्मूला मतलब न्यूमेरिकल में भी आता है डायरेक्टली पुट करने को, और उसके अलावा आपको कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी इससे आ सकते हैं।
सो के है हमारा रेट कांस्टेंट, और उसके बाद के तो पता ही हो, आप केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं रेट कांस्टेंट। ए क्या है, ए इज एरहेनियस कांस्टेंट। ई क्या है, ई इज आपका जो लॉग हम निकालते हैं वो होता है। ई क्या है, ई इज एक्टिवेशन एनर्जी। आर इज गैस कांस्टेंट, जो वैल्यू होती है 8.314 वाला, अलग अलग वो चेंज भी होता है उसका यूनिट। टी इज व्हाट, टेम्परेचर। सो एरहेनियस इक्वेशन से भी आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यानी कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि एक ही फॉर्मूला पे क्वेश्चन आए, मल्टीपल फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी ये क्या क्या रिलेट करता है, ये रेट कांस्टेंट को रिलेट करता है एक्टिवेशन एनर्जी से, टेम्परेचर से, और किससे, एरहेनियस कांस्टेंट से। ई क्या है, ई इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है इसमें कि टेम्परेचर का क्या रिलेशन है रेट कांस्टेंट पे, कैसे इन्फ्लुएंस होता है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जो कि अभी हमारे फॉर्मूला में हमने पढ़ा नहीं है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखो प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी से ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। सो बहुत बार ऐसा हुआ है कि सीएसआर ने भी ये क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि वो कभी आएगा नहीं। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होता है, इट इज नथिंग बट कितना आपका जो चार्ज है वो मूव कर रहा है एट इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इट इज the speed at which a charged particle moves through a liquid or gel under the influence of a electric field। यानी v अपॉन ई, v यानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है आपका, जो भी हम क्या करते हैं, हम अगर हम डीएनए देख रहे हैं या वो देख रहे हैं तो वो कितना मूव कर रहा है। सो इट इज दैट वैल्यू ओनली अपॉन कितना हमने पोटेंशियल डिफरेंस से कितना वोल्ट पे रन किया है। सो एक क्वेश्चन है, अ प्रोटीन माइग्रेट्स 5 सेंटीमीटर इन 10 मिनट्स अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। प्रोटीन माइग्रेट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी हम कब चेक करते हैं, जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं। तो प्रोटीन माइग्रेट हो रहा है 5 सेंटीमीटर इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में 5 सेंटीमीटर मूव कर रहा है। करंट कितना है, इतना है। सो आपको इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी निकालना है। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी म्यू ई रिप्रेजेंट व्हाट, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। फॉर्मूला इज व्हाट, वी अपॉन ई। तो हमें वी की जरूरत है, ई हमें दिया हुआ है। सो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। वी नो दैट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो v इज इक्वल्स टू एक्स बाई टी किसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का। तो यहाँ पे x बाई टी से निकाल लो, क्या चीज निकाल लो, अपना वेलोसिटी निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी तो लगेगा। सो हमने क्या रख दिया, x हमारा क्या होगा, 5 होगा। t कितना होगा हमारा, t होगा हमारा 600। हमने कन्वर्ट किया इसको सेकेंड में, ऐसा यूनिट में। सो एक मिनट में 60 सेकेंड, तो हमें कितना मिला है, 10 मिनट। तो कितना होगा 10 इंटू 60, 600 सेकेंड। तो इसलिए 5 अपॉन 600, तो कितना आएगा, इतना आएगा 0.0083। अब इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दो, म्यू ई इज इक्वल्स टू वी अपॉन ई। तो क्या हो जाएगा 0.0083 अपॉन 100। तो क्या हो जाएगा अपना 8.3 इंटू 10 टू द पावर -5 बाई 100। देखो ये कैसे मूव होता है डेसिमल, 1 2 3, 3 प्लेस मूव किया, और किस साइड मूव किया, राइट हैंड साइड मूव किया है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड मूव होता है तो क्या होता है, माइनस लगता है। लेफ्ट हैंड साइड मूव करता है डेसिमल तो प्लस लगता है। तो ये सारा कैलकुलेशन कर लेना अपॉन 100, तो आंसर हमारा आएगा ये। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देखने की ज़रूरत होती है एकदम ध्यान से, क्या वैल्यूज़ दी हैं, क्या वैल्यूज़ हमें लगानी है, क्या वैल्यूज़ हमें पुट करनी है, ये सारी चीज़ें। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे स्केल अप प्रिंसिपल्स और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, और जो डाउट होगा यू कैन राइट इट डाउन। जो भी डाउट होगा हम अगले नेक्स्ट ये जो लाइव सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। सो अभी मैं ये सेशन बंद कर रही हूँ।